अभी हाल ही में गुजरात को ज़बरदस्त समुद्री तूफान का सामना करना पड़ा। उसी से संबंधित है हमारा आज का एडिटोरियल, स्टॉर्मी स्टार्ट। कि भाई एक तरीके से आप कह सकते हो कि अभी तो मानसून आया नहीं है, लेकिन ये जो शुरुआत है ना, ये बड़ी तूफ़ानी हुई है। स्टॉर्मी स्टार्ट है ना, कि भाई बहुत ही तूफ़ानी शुरुआत। एक्यूरेट फोरकास्ट एंड रेसिलियंस बिल्डिंग होल्ड द की टू हैंडलिंग सीवियर साइक्लोन्स। कि भाई फोरकास्ट का मतलब होता है प्रेडिक्ट करना, है ना, भविष्यवाणी करना एक तरीके से। तो एकदम सटीक, एक्यूरेट का मतलब है सटीक, कि भाई एकदम सटीक भविष्यवाणी। और रेसिलियंस बिल्डिंग, रेसिलियंस का मतलब होता है फिर से उठ खड़े होने की क्षमता। जैसे आपको क्या किया, किसी ने तबाह कर दिया और आप फिर से उठ खड़े होते हो ना, तो उसको बिल्ड करना चाहिए, है ना, कि इस क्षमता को बिल्ड करना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों को बिल्ड करते हैं कि एक तो हम एक्यूरेट फोरकास्ट करें, और दूसरी एक तरीके से अगर कोई भी आपत्ति आती है, कोई भी विनाश हमारे ऊपर घटित होता है, तो उसके खिलाफ उठ खड़े हों। इन दो चीज़ों पे अगर हम फोकस करते हैं तो यहाँ जो है कुंजी है, होल्ड द की। देखो, होल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ पे पकड़ कायम करना। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को निर्मित कर लेते हैं तो हमारे हाथ में वो कुंजी आ जाती है। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, होल्ड द की टू हैंडलिंग का मतलब है हैंडल करने की, है ना, संभालने की। सीवियर का मतलब है बहुत ही सीरियस, बहुत ही गंभीर साइक्लोन्स। कि भाई ये जो बहुत ही गंभीर चक्रवात आते हैं, इनको हैंडल करने की जो एकमात्र कुंजी है वो ये कि एक तो हम सटीक भविष्यवाणी करें, और दूसरा अगर विनाश आता है तो उसके खिलाफ उठ खड़े होने की हमारी क्षमता को निर्मित करें। मिलियंस ऑफ पीपल वियरिड बाय द ऑनस्लॉट ऑफ द कोरोना वायरस। कि भाई एक तरीके से आप कह सकते हो कि लाखों की तादाद में जो लोग बाग हैं वो पहले से ही थके हुए थे, है ना। इस वियरी का मतलब होता है थकी हालत में होना। और वो क्यों थके हुए थे, ऑनस्लॉट का मतलब होता है अटैक, हमला ऑफ द कोरोना वायरस। कि लाखों की तादाद में लोग जो कि पहले ही कोरोना वायरस के हमले से थके हुए थे, हैव हैड टू कंटेंड विद का मतलब होता है किसी चीज़ का सामना करना, है ना। हैव हैड टू, तो उन्हें सामना करना पड़ा। हैव हैड टू, ये जो हैड टू आया ना, ये आया है कि भाई आपको ऐसा करना पड़ा। हैव हैड टू कंटेंड विद, तो उन्हें किस चीज़ का सामना करना पड़ा, अ फ्यूरियस का मतलब है एक तरीके से आप कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित, बहुत ही ज़्यादा आक्रामक। फ्यूरियस ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल का मतलब होता है एक तरीके से उष्णकटिबंधीय चक्रवात, है ना। तो लाखों की तादाद में लोग जो कि कोरोना वायरस के हमले से पहले ही थके हुए थे, उन्हें बहुत ही ज़बरदस्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सामना करना पड़ा। अब देखो, इस चक्रवात के बारे में आगे कहा जा रहा है दैट, ये दैट आया है इस चक्रवात के लिए। दैट हैज़ लेफ्ट, इस चक्रवात ने छोड़ दिया है, अ ट्रेल ऑफ डेथ। ट्रेल का मतलब है यहाँ पे मंजर। मंजर का मतलब क्या होता है, निशान, चिन्ह, है ना। जब भी कोई तूफान आता है और तबाही मचाता है ना, तो उसके पीछे जो तबाही के निशान छूट जाते हैं, तबाही का जो मंजर छूट जाता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेल। यही पर्टिकुलर शब्द प्रयोग किया जाता है ना, तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना इसे, ट्रेल, है ना। तो इस चक्रवात ने क्या किया है, लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, की मौत और विनाश का मंजर, इस मौत और विनाश का मंजर इस तूफान ने छोड़ दिया है। बिफोर मेकिंग लैंडफॉल इन गुजरात, की लैंडफॉल, कि भाई धरती पे उतरने से पहले, कि भाई ये जो चक्रवात था ये समुद्री चक्रवात था। समुद्र से मतलब बहुत ही विशाल लहरें आई और बहुत ही कहर ढाया इसने। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि गुजरात में प्रवेश करने से पहले ना, लैंडफॉल का मतलब है लैंड के ऊपर आप जब अपना प्रवेश करते हो ना, तो गुजरात तक पहुंचने से पहले इसने क्या किया, कई जान ले ली और कई सारा विनाश का इसने जो है मंजर मचा के रख दिया। साइक्लोन टॉक्टाई स्वेल्ड इनटू एन एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। और देखो, ये गुजरात में चक्रवात है, इसके जस्ट पहले अभी कुछ ही दिनों, अभी इसके पहले हमें इस चक्रवात का सामना करना पड़ा था, किसका, साइक्लोन टॉक्टे। स्वेल इनटू, देखो स्वेल का मतलब क्या होता है, स्वेल का मतलब होता है किसी चीज़ का एक्सपेंड करना, है ना, विस्तार करना किसी चीज़ का। तो ये जो चक्रवात था साइक्लोन टॉक्टे, ये विस्तार होके किस में बदल गया, स्वेल्ड इनटू एंड एक्सट्रीमली का मतलब है बहुत ही ज़्यादा, सीवियर का मतलब है बहुत ही सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म। कि साइक्लोन टॉक्टे जो था वह परिणत हो गया, वो बदल गया, उसका साइक्लोन टॉक्टे ने अपना विस्तार किया, और वो इतना विस्तार किया कि विस्तार होते होते हुए जो है बहुत ही भयंकर या बहुत ही सीरियस चक्रवातीय तूफान में बदल गया। डंपिंग इनॉर्मस वॉल्यूम्स ऑफ वाटर, डंप का मतलब क्या होता है, फेंकना। तो इस चक्रवात ने क्या किया, साइक्लोन टॉक्टे ने
बहुत ज़्यादा मात्रा में, इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, वॉल्यूम्स ऑफ वाटर है ना, यहाँ वॉल्यूम ऑफ वाटर का मतलब है पानी की मात्रा है ना, तो इनॉर्मस वॉल्यूम्स ऑफ वाटर ऑल अलोंग द वेस्ट कोस्ट, कि हमारा जो पूरा भारत का जो पूरा की पूरा पश्चिमी तटीय क्षेत्र है ना, तो इस पूरे की पूरे पश्चिमी तटीय क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त मात्रा में इसने पानी फेंका है ना, इस साइक्लोन टॉक्टाई ने, एंड कॉज्ड, और ये साइक्लोन टॉक्टाई जो था वो कारण बना किस चीज़ का, लॉस ऑफ लाइफ इन केरला, कि केरला में जनजीवन की हानि हुई है ना, जीवन की हानि हमें उठानी पड़ी। कहाँ कहाँ पे, केरला में, कर्नाटका में, गोवा में, महाराष्ट्र में और गुजरात में। बिफोर वीकनिंग ओवरलैंड, मतलब ये जो साइक्लोन टॉक्टाई था ना, कि जब ये ज़मीन पे पहुंचा, ओवरलैंड का मतलब है कि इसके ज़मीन पर पहुंचने से पहले इस साइक्लोन टॉक्टाई ने क्या किया, बहुत ही विशालकाय रूप लिया और बहुत ज़्यादा मात्रा में इसने पानी फेंका पश्चिम तटीय क्षेत्र में, जिसके चलते क्या हुआ, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, इन राज्यों को बहुत ही ज़्यादा जनजीवन की हानि झेलनी पड़ी है ना। तो ये अभी मतलब पहले हमने साइक्लोन टॉक्टाई को झेला और इसके बाद में अभी तुरंत गुजरात में इस तूफान का हमें सामना करना पड़ा। 2000, अब देखो एडिटोरियल कहता है कि उन हजारों लोगों के लिए हु हैड टू बी इवैक्यूएटेड टू सेफ लोकेशंस, 2000 उन हजारों लोगों के लिए जिनको कि हु हैड टू, अब देखो फिर आया यहाँ पे हैड टू का मतलब है करना पड़ा, इवैक्यूएट का मतलब होता है किसी जगह को खाली कराना, टू सेफ लोकेशंस, कि भाई वे हजारों की संख्या में वे लोग जिन्हें कि खाली कराना पड़ा और उन्हें सुरक्षित स्थानों पे हमें ले जाना पड़ा, हु हैड टू बी इवैक्यूएटेड टू सेफ लोकेशंस है ना, कि भाई जिनको खाली कराना पड़ा, यानी कि वो जहाँ रह रहे थे उस जगह से उन्हें खाली कराना पड़ा और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा है ना। दिस ईयर्स प्री मानसून सीजन प्रेजेंटेड अ डबल जियोपार्डी, दिस ईयर, इस साल का जो मानसून के पहले का जो मौसम है, प्रेजेंटेड का मतलब है प्रस्तुत किया, और डबल जियोपार्डी, जियोपार्डी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खतरा, बहुत ही ज़्यादा जोखिम। तो ये एडिटोरियल कहता है कि भाई इस साल का जो प्री मानसून सीजन है ना, उसने क्या प्रस्तुत किया है, एक दोहरा खतरा प्रस्तुत किया है। किन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्हें अभी हाल ही में इस चक्रवातीय तूफान के चलते खाली करा के उस सेफ जगह पे ले गए हमें ना। क्यों, क्योंकि ये जो हजारों की तादाद में लोग थे ना, कॉट, ये पकड़े गए है ना, ये फंस गए बेचारे, एज देवर बिटवीन अ फास्ट स्प्रेडिंग वायरस वेरिएंट, वेरिएंट का मतलब है परिवर्तित रूप। क्यों, क्योंकि ये जो हजारों की तादाद में जो लोग थे, ये थे कहाँ थे, ये देवर बिटवीन, किन किन के बीच में, फास्ट स्प्रेडिंग वायरस वेरिएंट, फास्ट स्प्रेडिंग का मतलब है तेजी से फैलता हुआ, कि तेजी से फैलता हुआ कोरोना वायरस का जो परिवर्तित रूप है, एंड एन अनरिलेंटिंग, अनरिलेंटिंग हम उस चीज को कहते हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रही, जो बहुत ही ज्यादा कठोर है ना, उसको बोलते हैं अनरिलेंटिंग स्टॉर्म। तो आप यहाँ पे क्या मतलब हुआ, तो ये जो हजारों की तादाद में लोग थे, ये बेचारे फंस गए या पकड़े गए किन के बीच में, एक तरफ तो वायरस और दूसरी तरफ लगातार बिल्कुल कठोर जो लगातार जो तूफान बना हुआ है, उसके बीच में ये लोग जो है फंस गए और पकड़े हुए। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इनको दोहरी मार झेलनी पड़ी है ना, डबल जियोपार्डी है ना, दोहरे खतरे में ये लोग आ गए। आगे देखते हैं। मेनी कोस्टल रेसिडेंट्स, कि भाई कई, रेसिडेंट का मतलब है कि भाई रहने वाला है ना, कि भाई मेनी कोस्टल रेसिडेंट्स का मतलब हुआ कि कई जो तटीय निवासी हैं है ना, जो समुद्र के तट पे रहते हैं, वुड हैव फेल्ट, उन्होंने ऐसा महसूस किया होगा है ना, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, उन्होंने ऐसा महसूस किया होगा, क्या महसूस किया होगा, अ सेंस ऑफ डेजावू, डेजावू याद है किसे बोलते हैं, डेजावू को बोलते हैं कि आपको ऐसा लगे कि यार ऐसी परिस्थिति तो मैं पहले भी अनुभव कर चुका हूँ, जैसे आप किसी से मिलो और आपको ऐसा लगे कि यार इससे तो मैं पहले भी मिल चुका हूँ, आपको ऐसा महसूस हो कि ऐसा तो मेरे साथ पहले भी घटित हुआ है, उसको बोलते हैं डेजावू। तो कई जो कोस्टल निवासी हैं उनको डेजावू की फीलिंग आई होगी। हैविंग गॉन, देखो हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, तो उसका मतलब होता है ऐसा कर लेने के बाद, हैविंग ईटन, खाना खा लेने के बाद, हैविंग गॉन थ्रू, देखो गो थ्रू का मतलब होता है गुजरना है ना, कोई परिस्थिति है उस परिस्थिति को महसूस करना, तो हैविंग गॉन थ्रू अ सिमिलर एक्सपीरियंस, देखो उनको भाई ये जो तटीय निवासी है ना, यह तटीय निवासी जो हैं पिछले साल लास्ट ईयर इसी तरह के एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं है ना, तो उनको इस बार सिर्फ वैसी ही फीलिंग आई होगी कि भाई पिछली साल भी जो है तूफान आया था, कौन सा तूफान, वैन द सीवियर, सीवियर का मतलब मैंने आपको बताया बहुत ही सीरियस, बहुत ही भयंकर, साइक्लोनिक स्टॉर्म, निसर्ग, कि भाई पिछली साल भी जो समुद्र तट के पास में रहने वाले लोग हैं उन्हें निसर्ग तूफान का सामना करना पड़ा था, तो अब
जब फिर से उन्हें एक बार तूफान का सामना करना पड़ा तो उन्हें डेजावू की फीलिंग आई होगी, है ना। तो डेजावू फीलिंग का मतलब होता है, डेजावू का मतलब होता है सेम वही फीलिंग जो आप पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हो, है ना। तो पिछले साल जब ये निसर्ग तूफान आया था, बैरल्ड लैंडवार्ड, देखो बैरल्ड का मतलब होता है बहुत ही तीव्र गति से मूव करना, है ना, उसको बोलते हैं बैरल। तो ये जो तूफान आया था पिछले साल हमने देखा था निसर्ग, है ना। तो ये जो निसर्ग था ये बहुत ही आप कह सकते हो कि अनियंत्रित तरीके से आगे बढ़ा था, अनियंत्रित तरीके से इसकी मतलब आगे बढ़ा था, आउट ऑफ कंट्रोल, है ना। लैंडवार्ड्स, लैंडवार्ड्स मतलब जमीन की ओर, फ्रॉम द अरेबियन सी। तो ये जो निसर्ग तूफान था ये अरेबियन सी से उठा था, फ्रॉम मतलब ओरिजिन कहाँ था इसका, अरेबियन सी से उठा था, और बहुत ही स्पीड के साथ, बैरल्ड मतलब बहुत ही स्पीड के साथ अनियंत्रित तरीके से जमीन की ओर बढ़ा था, है ना। ये निसर्ग तूफान पिछले साल आया था, तो इसने जो तबाही मचाई थी, है ना, तो उस समय जैसा एक्सपीरियंस लोगों को झेलना पड़ा था समुद्र तटी के पास में रहने वालों को, ठीक वैसा ही अनुभव उन्हें इस समय झेलना पड़ा होगा, है ना। उन्हें डेजावू की फीलिंग आई होगी। ठीक है, तो ये समुद्र इस निसर्ग तूफान के बारे में जानकारी दे रहा है हमें, है ना, कि भाई निसर्ग तूफान जो कि बहुत ही स्पीड के साथ जमीन की ओर बढ़ा था और अरेबियन सी से ये तूफान उठा था। पाउंडिंग, पाउंड का मतलब होता है हिट रिपीटेडली, लगातार प्रहार करना। पाउंडिंग अलीबॉग इन महाराष्ट्र एज इट केम अशोर। अशोर का मतलब होता है बिल्कुल किनारे, समुद्र तट का जो किनारा होता है ना उसको बोलते हैं अशोर। पाउंडिंग अलीबॉग इन महाराष्ट्र, कि महाराष्ट्र में जो अलीबॉग नाम का जो क्षेत्र है उसको उस पर लगातार प्रहार करते हुए, एज इट केम अशोर, कि भाई ये जो निसर्ग तूफान था जब ये बिल्कुल किनारे पे पहुंचा तो किनारे पे पहुंचते पहुंचते इसने महाराष्ट्र का ये जो अलीबॉग क्षेत्र है इस पर लगातार प्रहार किया। द साइक्लोन्स इन बोथ ईयर्स स्पेयर, स्पेयर का मतलब होता है छोड़ देना, बख्श देना, किसी चीज को रहम कर देना, है ना। डेंसली का मतलब होता है कि मतलब घनत्व जहां ज्यादा हो, डेंसली पॉपुलेटेड मुंबई। द साइक्लोन्स इन बोथ ईयर, कि भाई पिछली साल भी और इस साल भी, कि ये जो चक्रवात थे ना, ये दोनों की दोनों चक्रवात ने, कि भाई पिछली साल जो निसर्ग चक्रवात आया और इस बार जो चक्रवात का सामना हमें करना पड़ा, इन दोनों चक्रवातों ने क्या किया कि घने रूप से बसे हुए मुंबई को बख्श दिया, है ना। वरना मुंबई में भी बहुत बड़ी तबाही आ जाती, जान माल का बहुत गंभीर नुकसान होना पड़ता है ना। लेकिन इन दोनों चक्रवातों ने एक तरीके से आप कह सकते हो कि घनी, है ना, जनसंख्या की दृष्टि से घनी बसी हुई मुंबई को बख्श दिया, रहम कर दिया। द ट्विन क्राइसिस हैव, ये क्राइसिस का प्लूरल है ना, क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब होता है संकट। द ट्विन, ट्विन का मतलब होता है दोहरा। द ट्विन क्राइसिस हैव, कि भाई ये जो दोहरे संकट हैं इन्होंने क्या किया है, हैव हावेवर, हालांकि, कि भाई ये जो दोहरे संकट है इन्होंने क्या किया है, स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब है एक तरीके से तनाव में डाल देना, है ना। स्ट्रेन द कैपेसिटीज ऑफ मल्टीपल स्टेट्स, कि मल्टीपल स्टेट्स का मतलब है कई राज्य, कि कई राज्य जो हैं उनकी जो क्षमताएं हैं वे इन चक्रवातों के चलते तनाव में आ गई, है ना। कुल मिला के एक तरीके से बड़े ही आप कह सकते हो कि बड़े ही जबरदस्त तूफान थे ये, और इनके चलते जो विभिन्न राज्यों की जो कैपेसिटीज है ना उनको भी मतलब तनाव झेलना पड़ा, है ना, विभिन्न राज्यों को तनाव झेलना पड़ा। स्पेशली खास करके द कोस्टल वंस, है ना, खास करके ऐसे राज्य जो कि समुद्र तट से लगे हुए हैं, है ना, उनको बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हो कि तनाव का सामना करना पड़ा इन चक्रवातों के चलते। ऑल्दो, यद्यपि, द इम्पैक्ट ऑफ द स्टॉर्म वाज कंसिडरेबली, कंसिडरेबली का मतलब होता है काफ़ी हद तक, मिटिगेटेड, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। देखो एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको शब्दों को याद करने की, MITIGATE, मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब मैंने आपको बताया टू रिड्यूस, है ना, मिटिगेट का मतलब मैंने आपको बताया टू रिड्यूस, है ना, कम करना। अब इस शब्द को आपको याद करना है तो इसके लिए क्या है कि थोड़ी सी ट्रिक बनानी पड़ेगी आपको। कैसे बना सकते हो आप इसकी ट्रिक, मिटिगेट को याद करना है कि भाई मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। तो इसको इस तरह से याद रखो मिटिगेट को, कि भाई आजकल क्या है कि मिट्टी के गेट कम होते जा रहे हैं। अब आप कहोगे मिट्टी के गेट कम होते जा रहे का क्या मतलब है। मिट्टी के गेट कम होते जा रहे हैं कि भाई पहले जो है ना मतलब जो गेट बनाए जाते थे, जो दरवाजे बनाए जाते थे, वो क्या किया आपने मतलब किसी झाड़ का इस्तेमाल कर लिया, लकड़ी वकड़ी, है ना, कुछ भी कच्ची चीज़ जो मिली। लेकिन आजकल क्या है, आयरन के गेट बनते हैं, है ना, थोड़ा सा ध्यान देना इस पर, तो इससे काफ़ी सारे मीनिंग याद होने लग जाएंगे आपको। आजकल क्या है, आयरन के गेट बनते हैं ना, तो आप क्या कह सकते हो कि भाई जो कच्चे टाइप के जो गेट होते थे या मिट्टी के गेट जो होते थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं उनकी संख्या ना, मिट्टी गेट, है ना, मिट्टी के गेट लगातार कम होते जा रहे हैं और आज के आधुनिक गेट आते जा रहे हैं ना, ऑटोमेटिक रिमोट से चलने वाले गेट या फिर आयरन गेट, ये आते जा रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप इसे याद रखोगे ना एक बार, इस थोड़ी सी कहानी बना के इसकी, तो ये बिल्कुल मेमोरी में ज़्यादा देर तक याद रहेगा ना। तो
मैंने मतलब कई जो शब्द है ना ज़्यादातर वो इसी तरह से याद किए ना, तो ये मैंने आपको बताया, इसको थोड़ा सा ध्यान देके देखो। इसी तरह से क्या है कि पूरी की पूरी अगर आप मेरे चैनल पे देखोगे ना तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, उनमें मैंने हर वर्ड को इसी तरह से ट्रिक के माध्यम से याद करने की मतलब बताया है कि भाई कैसे हम उसको ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं ना। तो इसको इस तरह से ध्यान रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये एसएससी बैंक है ना, एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा आता है सिनोनिम एंटोनिम में, और एडिटोरियल में भी ये लगभग आप कह सकते हो कि डेली रिपीट होता है ना। तो अच्छी तरीके से याद रखना है ना। मिटिगेट का मतलब है कि भाई मिट्टी के गेट जो है या पुराने टाइप के जो गेट हैं वे कम होते जा रहे हैं ना। तो ये है, चलो ठीक है आगे देखते हैं। द ट्विन क्राइसिस है कि भाई ये जो दोहरा संकट है, ये जो दोहरे तूफानों का संकट है, हालांकि इस संकट ने क्या किया है कि जो विभिन्न राज्य हैं उनकी क्षमताओं को तनाव में डाल दिया है, खास करके जो तटीय राज्य हैं उनकी क्षमताओं को इसने तनाव में डाल दिया है। ऑल्दो यद्यपि द इम्पैक्ट ऑफ द स्टॉर्म, हालांकि जो तूफान है उसका प्रभाव, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, वाज कंसिडरेबली मिटिगेटेड, कंसिडरेबली मतलब काफ़ी हद तक कम कर दिया गया, हालांकि तूफान का जो प्रभाव था वह काफ़ी हद तक कम कर दिया गया बाय डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, है ना। आपदा को मतलब रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, प्रतिक्रिया, कि भाई आपदा के खिलाफ प्रतिक्रिया देने वाला जो हमारा बल है, जैसे हम बोलते हैं ना सिक्योरिटी फोर्स, सिक्योरिटी फोर्स का मतलब हुआ सुरक्षा बल। डिजास्टर फोर्स का मतलब क्या हुआ, हमारा वह बल या फिर हमारी वो टीम जो कि किसी आपदा से निपटने का काम करती है ना, तो उसको हमने बोला। तो यही एडिटोरियल कह रहा है कि भाई तूफान का जो प्रभाव था वह काफ़ी हद तक हमारे, एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपदा मैनेजमेंट टीम ने वह काफ़ी हद तक कम कर दिया। वंस अगेन, एक बार फिर, द वैल्यू ऑफ क्रिएटिंग अ ट्रेंड कैडर, वंस अगेन एक बार फिर, द वैल्यू ऑफ क्रिएटिंग अ ट्रेंड कैडर। ट्रेंड कैडर का मतलब यहाँ पे हुआ एक प्रशिक्षित टीम, ट्रेंड कैडर का मतलब हुआ एक प्रशिक्षित टीम सपोर्टेड बाय द डिफेंस फोर्स। डिफेंस फोर्स का मतलब हुआ यहाँ पे हमारे रक्षा बल। इन रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब है राहत, एंड हाँ रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब है बचाव, और रिलीफ का मतलब है राहत, है ना, रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क। तो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि एक बार फिर से जो प्रशिक्षित टीम होती है ना, जिसको कि रक्षा बल के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, सपोर्टेड बाय द डिफेंस फोर्सेस इन रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क इज सीन, देखी गई। अब देखना, ध्यान देना, ये इज क्यों आया यहाँ पे। वंस अगेन, द वैल्यू ऑफ क्रिएटिंग अ ट्रेंड कैडर इज सीन, कि वैल्यू इज सीन, वैल्यू को देखा गया, है ना। ये जो शब्द, ये जो वैल्यू के लिए आया यहाँ पे, एक बार फिर से हमें वैल्यू देखी गई। किस चीज़ की वैल्यू, कि भाई एक प्रशिक्षित टीम को क्रिएट करना, ऐसी टीम जिसको कि रक्षा बल के द्वारा सपोर्ट किया जाता है बचाव और राहत कार्य में। तो इस प्रकार की टीम को क्रिएट करने की वैल्यू एक बार फिर से देखी गई, इज सीन। द हेराल्डिंग, हेराल्ड का मतलब होता है सूचना देना, है ना, भाई कोई चीज़ घटित होने वाली है उसके बारे में सूचना देना, पूर्व सूचना देना। द हेराल्डिंग ऑफ द 2020 मानसून सीजन बाय अ साइक्लोन, कि 2021 का जो मानसून आने वाला है उसकी सूचना एक चक्रवात के द्वारा देना, है ना, कि भाई एक तरीके से अभी हाल ही में ये जो टॉक्टई तूफान आया, इसके अलावा ये गुजरात में तूफान आया, तो ये एक तरीके से तूफान के द्वारा या एक चक्रवात के द्वारा 2021 के मानसून की सूचना देना कम्स आता है। ये सूचना इस तरह से आती है एज अनदर रिमाइंडर, ये एक और रिमाइंडर है हमारे लिए, है ना, कि भाई रिमाइंडर का मतलब है जो आपको याद दिलाता है किसी चीज़ की। तो किस चीज़ की याद दिलाता है ये, दैट द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट का मतलब हुआ उपमहाद्वीप या फिर उपमहादेश। भाई देखो भारत जो है ना, ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि बहुत ही विशाल क्षेत्र है भारत का, है ना, तो आप इसको उपमहाद्वीप भी कह सकते हो ना, बहुत ही विशाल है ना। तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है, इसके लिए ये जो उसमें ये जो चक्रवात आया है, ये एक तरीके का आप कह सकते हो कि एक तरीके का रिमाइंडर है। और क्या रिमाइंडर है ये, दैट द सब कॉन्टिनेंट इज एट द कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम, संगम का मतलब है ना कि भाई ये संगम तो प्यार का संगम है, नहीं यार ये संगम नहीं है, वो तो बंधन है ना, बंधन है वो, संगम नहीं है। यही तो दिक्कत हो जाती है फिल्म नहीं देखने से, गलत जानकारी ध्यान में रह गई, है ना। हाँ, तो क्या हुआ, दैट द सब कॉन्टिनेंट इज एट द कॉन्फ्लुएंस। तो कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम, हाँ संगम, या कैसे गलत जानकारी कैसे ध्यान में रह जाएगी, संगम है ना, और राज कपूर की मूवी, चलो कोई बात नहीं। दैट द सब कॉन्टिनेंट इज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मोर फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ओरिजिनेटिंग इन द बे ऑफ बंगाल। तो देखो
मानसून के आने से पहले चक्रवात का आना, चक्रवात के माध्यम से मानसून की सूचना मिलना, ये इस बात की याद दिलाता है कि भाई जो हमारा पूरा की पूरा ये जो उपमहाद्वीप है ये इस संगम पे है। किस संगम पे है? मोर फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। कि हमें मतलब फ्रीक्वेंट का मतलब है लगातार, है ना। एक्सट्रीम का मतलब है अति, किसी चीज़ की जब अति हो जाती है ना उसको बोलते हैं एक्सट्रीम। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कि भाई जो मौसम से संबंधित जो घटनाएं हैं, है ना, उनका हमें लगातार सामना करना पड़ सकता है। मतलब मौसम जो है बहुत ही एक्सट्रीम में जा सकता है। मतलब अगर बरसात होती है मानसून के दौरान, तो वो मानसून के दौरान जो बरसात है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त भी हो सकती है ना। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ओरिजिनेटिंग इन द बे ऑफ बंगाल। तो मतलब कई तरह के चक्रवात बन रहे हैं, मतलब कई तरह के एक तरीके से परिस्थितियां जो कि निर्मित हो रही हैं ओरिजिनेटिंग इन द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी एवरी ईयर। कि प्रत्येक वर्ष जो अरब सागर है और जो बंगाल की खाड़ी है उनमें जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं उनके चलते हमें लगातार एक्सट्रीम वेदर का सामना करना पड़ सकता है ना। तो इसके बारे में हमें ये सूचना देता है ये अभी हाल ही में ये जो चक्रवात आया है। ये आज टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा समझा दिया मामला। हाउ वेल इंडिया इज़ प्रिपेयर्ड टू हैंडल साइक्लोन्स डिपेंड्स ऑन हाउ वेल इंडिया इज़ प्रिपेयर्ड। कि भाई भारत किस हद तक भारत कैसा तैयार है निपटने के लिए। टू हैंडल का मतलब है सामना करना, निपटना, साइक्लोन्स। कि भारत साइक्लोन को भारत चक्रवातों से निपटने के लिए किस तरह से तैयार है ना, कैसा तैयार है। ये इस बात पे डिपेंड करता है, ये इस बात पे निर्भर है ऑन डेवलपिंग का मतलब है निर्मित करना। ग्रेटर एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज का मतलब होता है विशेषज्ञता। इन फोरकास्टिंग का मतलब है भविष्यवाणी करने में। एंड डिजास्टर मिटिगेशन। अब देखो ये फिर मिटिगेशन आया। ये मिटिगेशन है ना, ये मिटिगेट से ही बना है। मिटिगेट का मतलब है कम करना, है ना, उसी से बना है। मिटिगेशन का मतलब है ना कम करने का जो कार्य है उसको बोलेंगे हम मिटिगेशन। तो कि भाई भारत कितना तैयार है चक्रवातों को हैंडल करने के लिए, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि भारत क्या करे। इस बात पे डिपेंड करता है ऑन डेवलपिंग ग्रेटर एक्सपर्टीज। कि हम जो है विशेषज्ञता को विकसित करें। किस चीज़ में विशेषज्ञता को विकसित करें? भविष्यवाणी करने में, इन फोरकास्टिंग एंड डिजास्टर मिटिगेटिंग, डिजास्टर मिटिगेशन, और जो ये आपदा आती है इसको कम करने में, है ना। एंड क्राफ्टिंग, और निर्मित करने में। और निर्मित करें हम, किस चीज़ को निर्मित करें? क्राफ्ट का मतलब है निर्मित करना। पॉलिसीज, ऐसी नीतियां बनाएं टू इंक्रीज रेसिलियंस। टू इंक्रीज का मतलब है बढ़ाने के लिए। रेसिलियंस का मतलब हुआ फिर से उठ खड़े होने की क्षमता। अमॉन्ग कम्युनिटीज़, कि भाई कम्युनिटीज़ का मतलब है कि जो हमारे विभिन्न समुदाय हैं उन विभिन्न समुदायों में फिर से उठ खड़े होने की कितनी क्षमता है ना। तो एक तरीके से उस क्षमता को बढ़ाने के लिए जो है हम पॉलिसीज़ निर्मित करें। इसके अलावा हम क्या करें कि भाई जो एक तरीके से जो भविष्यवाणी करने का जो हमारा सिस्टम है ना, जो कि मौसम विभाग का जो भविष्यवाणी करने का सिस्टम है उसमें हम विशेषज्ञता को डेवलप करें, है ना। इसके अलावा जो हमारा डिजास्टर मिटिगेशन, एक तरीके से जो आपदा को कम करने वाली जो टीम है उसको और ज़्यादा प्रशिक्षित करें। तो इन सब बातों पे डिपेंड करता है कि भारत कितना जो है किस हद तक इन चक्रवातों को हैंडल कर सकता है। लास्ट ईयर, पिछले साल हमने क्या देखा कि द इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसको हमने कहा आईएमडी, लॉन्च्ड। तो आईएमडी ने पिछले साल क्या किया? इस चीज़ की शुरुआत की, इस चीज़ को लॉन्च किया। एन इम्पैक्ट बेस्ड का मतलब है प्रभाव आधारित साइक्लोन वार्निंग सिस्टम, है ना। कि भाई साइक्लोन अगर आता है तो उसकी चेतावनी का एक सिस्टम जो है आईएमडी ने लॉन्च किया, है ना। इम्पैक्ट बेस्ड, है ना, प्रभाव आधारित। कि भाई कोई चक्रवात आता है तो उसका कितना प्रभाव पड़ता है ना, उसकी जानकारी हमें मिल जाए। तो एक हमने जो है चेतावनी का एक सिस्टम बनाया आईएमडी ने फ्रॉम दी अक्टूबर दिसंबर सीजन। और ये सिस्टम कब जारी किया था? ये इसको पिछले साल अक्टूबर दिसंबर के दौरान जारी किया गया था। डिजाइंड टू, इसको डिजाइन इसलिए किया गया था, है ना, इस रूप में इसको निर्मित किया गया था टू रिड्यूस इकोनॉमिक लॉसेस बाय फोकसिंग ऑन, टू रिड्यूस इकोनॉमिक लॉसेस। कि भाई जो आर्थिक हानि हमें होती है उस आर्थिक हानि को कम करने के लिए मौसम विभाग के द्वारा ये साइक्लोन वार्निंग सिस्टम पिछले साल अक्टूबर दिसंबर के मंथ में जो है लॉन्च किया गया था, है ना। तो हम जो है हमारी जो आर्थिक हानि है ना उसको कम कर सकें बाय फोकसिंग ऑन, इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हुए डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्पेसिफिक लोकेशन, कि विभिन्न जो जिले हैं और जो विशिष्ट स्थान हैं उन विभिन्न जिलों में और विशिष्ट स्थानों में हम क्या करें? ध्यान केंद्रित करते हुए एक तरीके से इस चेतावनी सिस्टम का प्रयोग करते हुए आर्थिक नुकसान को कम कर सकें। एंड इनकॉर्पोरेटिंग सच फैक्टर्स एज पॉपुलेशन, इसके अलावा
इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है शामिल करना, कि भाई कुछ फैक्टर है ना, कुछ कुछ कारक, कुछ घटक, जैसे कि पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ का ढांचा है, लैंड यूज़ है ना, वहाँ की ज़मीन को किस तरह से यूज किया जा रहा है, एंड सेटलमेंट्स का मतलब है बस्तियाँ। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए हम क्या कर सकें, इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए हमने एक साइक्लोन वार्निंग सिस्टम तैयार किया था, जिसके माध्यम से हमारा इकोनॉमिक लॉस है वो कम से कम हो सके, है ना। तो इन सारे चीज़ों को एक तरीके से कि भाई किसी पर्टिकुलर, कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है या फिर पर्टिकुलर कोई विशिष्ट लोकेशन है, उसके बारे में हम साइक्लोन से जुड़ी हुई चेतावनी को जो है जारी कर सके। ऐसा सिस्टम पिछले साल आईएमडी ने जारी किया था अक्टूबर दिसंबर के दौरान, और उसमें इन सारे फैक्टर्स को शामिल किया गया था कि भाई वहाँ की जनसंख्या कितनी है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, क्या है वहाँ का, है ना, एक तरीके से ज़मीन का कितना यूज़ किया जा रहा है, वहाँ पे बस्तियाँ कितनी हैं। द IMD ऑल्सो क्लेम्ड, IMD ने यह भी दावा किया है दैट इट्स एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट, कि भाई IMD की जो सटीकता है, भविष्यवाणी करने की जो सटीकता है, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के तौर पे इन प्लॉटिंग, देखो प्लॉट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई पर्टिकुलर क्षेत्र है, आपको क्या, आपने क्या किया, उसके चारों तरफ लाइन बना के एक बाउंड्री सी बना दी, है ना, चिन्ह बना दिया आपने, है ना, प्लॉटिंग। लैंडफॉल लोकेशन, देखो लैंडफॉल का मतलब क्या होता है, जमीन का खिसक जाना, एक तरीके से लैंडस्लाइड जो होती है ना, जैसे कि भीषण बाढ़ आ गई या फिर भीषण बरसात हो गई या फिर भूकंप आ गया, तो उसके चलते जो जमीन खिसक जाती है ना, उसको कहा गया इन प्लॉटिंग लैंडफॉल लोकेशन इज नाउ बेटर। तो अब IMD ने इस बात का भी दावा किया है कि भाई जो हमारी भविष्यवाणी करने की जो सटीकता है ना, हमारी जो एक्यूरेसी है, हमारी एक्यूरेसी जो है अब पहले की तुलना में बेहतर है, इज़ नाउ बेटर, है ना। जैसे कि भाई फॉर उदाहरण के तौर पे IMD ने बताया है कि हम भाई बहुत ही थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये वल्नरेबल है ना, कि भाई यहाँ पर जो है लैंडफॉल हो सकता है ना। तो इस तरह की भविष्यवाणी करने के प्रति IMD ने कहा है कि हम पहले से बेहतर हालत में हैं। आगे देखते हैं। टुगेदर विथ का मतलब है कि भाई चलो इन चीज़ों को और साथ में ले लो। ग्राउंड मैपिंग, मैप का मतलब भी यही होता है ना, मैप बनाना किसी चीज़ का, है ना। ग्राउंड मैपिंग ऑफ वल्नरेबिलिटी, देखो वल्नरेबिलिटी, देखो वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, वल्नरेबल का मतलब होता है कमज़ोर स्थिति में होना। कमज़ोर स्थिति में होने का मतलब है कि आप इजीली किसी चीज़ की चपेट में आ जाओ। जैसे बुजुर्ग लोग हैं, जो 45 साल के ऊपर के लोग हैं, वे कोरोना वायरस के प्रति वल्नरेबल है, यानी कि ये कोरोना वायरस की चपेट में जल्दी आ सकते हैं, है ना, ये बहुत ही कमज़ोर स्थिति में, तो उसको बोलते हैं वल्नरेबल। टुगेदर विथ, एडिटोरियल कहता है कि भाई इस चीज़ को और साथ में ले लो, किस चीज़ को, ग्राउंड मैपिंग ऑफ वल्नरेबिलिटीज़, कि भाई ऐसे जो एरियाज़ है ना जो कि मतलब बहुत ही वल्नरेबल स्थिति में है, जैसे कि तटीय क्षेत्र हैं, तो तटीय क्षेत्र जो है ज़्यादा वल्नरेबल स्थिति में है समुद्री चक्रवात के। भाई जैसे जो बीच में लैंड लॉक्ड एरिया हैं, जैसे कि आप कह सकते हो MP है, छत्तीसगढ़ है, तो ये क्या लैंड लॉक्ड जो एरिया है ना, ये कम से कम समुद्री चक्रवात के प्रति इतने ज़्यादा वल्नरेबल नहीं है ना। लेकिन जैसे कि तटीय क्षेत्र है, महाराष्ट्र है, गोवा है, ये क्या है, ज़्यादा वल्नरेबल है। तो इनको भी हमने चिन्हित किया है ना, ज़मीनी स्तर पे इनको भी हमने चिन्हित किया है, इनका भी हमने मैप बनाया, ग्राउंड मैपिंग ऑफ वल्नरेबिलिटी। दिस इज़ अ प्रॉमिसिंग अप्रोच। तो ये जो IMD ने एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो पूरा की पूरा नक्शा तैयार किया है कि भाई कौन कौन से क्षेत्र हैं जो कि डेंजर जोन में हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं जो कि वल्नरेबल है, तो ये काम जो किया गया है ना, दिस इज अ प्रॉमिसिंग। देखो जब किसी भी चीज़ के बारे में हम कहते हैं ना प्रॉमिसिंग, प्रॉमिसिंग का मतलब होता है भविष्य के प्रति आश्वस्त करने वाला, है ना, कि भाई एक भविष्य में आशा बंधती है, इज अ प्रॉमिसिंग अप्रोच। तो यह जो है भविष्य के प्रति आशा बंधाने वाला दृष्टिकोण है, टू अवॉइड लॉस ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, है ना, ताकि हम बच सकें, टू अवॉइड, कि भाई जान के नुकसान से, लॉस ऑफ लाइफ, एंड डिस्ट्रक्शन का मतलब है विनाश ऑफ प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी के विनाश और जो जान का नुकसान उठाना पड़ता है, इससे बचने के लिए ये बहुत ही अच्छा दृष्टिकोण है, ये भविष्य के प्रति आशा बंधाता है ना, कि ये जो मैपिंग की जा रही है ना ये। आगे देखते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेसाइज, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेसाइज का मतलब है बिल्कुल सटीक, बिल्कुल एग्जैक्ट। अर्ली वार्निंग्स कैन नॉट बी ओवर एम्फेसाइज, देखो ओवर एम्फेसाइज का मतलब होता है ज़्यादा जोर देना, कि भाई सटीक जो भविष्यवाणी करने का जो महत्व है ना, इसको ओवर एम्फेसाइज नहीं किया जा सकता, है ना, कैन नॉट बी ओवर एम्फेसाइज्ड। कंसीडरिंग, कुल मिला के एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई एक तरीके से आप कह सकते हो कि अर्ली वार्निंग जो देते हो ना आप, भाई जैसे कोई भी प्राकृतिक प्रकोप आने वाला है, उसकी अर्ली वार्निंग जो देते हो, तो उसका बड़ा ही महत्व है, मतलब, है ना, उसका महत्व बहुत ज़्यादा है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। उसका महत्व क्यों है बहुत ज़्यादा, कंसीडरिंग, इस बात को ध्यान में रखते हुए दैट द अरेबियन सी हैज़ इमर्ज्ड
एज अ मेजर सोर्स ऑफ सीवियर साइक्लोन। सीवियर का मतलब है बहुत ही सीरियस, बहुत ही भयंकर, है ना, बहुत ही गंभीर। क्यों? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो अरब सागर है, हैज इमर्ज, इमर्ज का मतलब है उभरना, बोलते हैं ना ही इज एन इमर्जिंग स्टार, वह एक उभरता हुआ सितारा है। तो इमर्ज का मतलब होता है उभरना, कि अरेबियन सी जो है, अरब सागर जो है वह उभरा है, किस रूप में उभरा है? एज अ मेजर सोर्स, एक बड़ा स्रोत, किसका? सीवियर साइक्लोन, कि भाई जो गंभीर चक्रवात उठते हैं उनका स्रोत है अरब सागर। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अर्ली वार्निंग्स जो हैं उनका महत्व बहुत ज़्यादा है। एंड देयर इंटेंसिटी, और ये जो तूफान आते हैं, ये जो चक्रवात आते हैं, उनकी जो तीव्रता होती है इज एग्रावेटेड, अग्रावेट का मतलब होता है और ज़्यादा बढ़ा देना किसी चीज़ को, है ना, और उन तूफानों की जो तीव्रता है वह और ज़्यादा बढ़ा दी जाती है, किसके द्वारा? बाय लॉन्ग टर्म राइज इन सी सरफेस टेम्परेचर, कि भाई लॉन्ग टर्म राइज, लंबी अवधि के दौरान समुद्र की जो सतह है उसका जो टेम्परेचर का बढ़ना है। और वो टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? उसका कनेक्शन किससे है? भाई समुद्र की जो सतह का टेम्परेचर का जो बढ़ना है, उस ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण ये जो चक्रवात उठते हैं इनकी तीव्रता और भी ज़्यादा हो जाती है। अब बात आती है कि ये जो सी सरफेस टेम्परेचर है ये बढ़ता क्यों है? ये बढ़ता है क्योंकि ये जुड़ा हुआ है, किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? पॉल्यूशन ओवर साउथ एशिया, कि साउथ एशिया क्षेत्र में जो पूरा की पूरा पॉल्यूशन फैला हुआ है, इसके चलते जो हमारा समुद्री सतह है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इस बढ़ते हुए टेम्परेचर के कारण ये जो चक्रवात समुद्र में उठते हैं इनकी तीव्रता और भी ज़्यादा हो जाती है ना। तो भाई ये टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? सी सरफेस का टेम्परेचर वो बढ़ता है पॉल्यूशन के कारण, जो ज़्यादातर साउथ एशिया में फैला हुआ है। एंड इट्स नेबरहुड, कि भाई जो साउथ एशिया है और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, नेबरहुड है, इसमें जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसके चलते हमें सी सरफेस टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आगे देखते हैं, क्लाइमेट प्रूफिंग लाइफ, कि भाई ऐसा जीवन जो कि क्लाइमेट प्रूफ हो, कि भाई कोई सा भी के मतलब मौसम कैसा भी हो, चाहे बाढ़ आए चाहे तूफान आए, लेकिन फिर भी हमारी जान सुरक्षित रहे ना, उसको बोला गया है क्लाइमेट प्रूफिंग लाइफ्स। एंड ड्वेलिंग्स, ड्वेलिंग्स का मतलब है आवास, लोगों के रहने का जो स्थान होता है ना उसको बोलते हैं ड्वेल। अब देखो ये जो है ना, ये दो सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट प्रूफ लाइफ्स और ड्वेलिंग्स, ये क्या है? एक मिश्रित आइडिया है ना, ये दोनों चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं, एक आइडिया को अभिव्यक्त करती हैं। जैसे मैं बोलूँ कि भाई राइस एंड करी जो है ना वो एक अच्छा भोजन है, तो राइस एंड करी, इसके साथ में आप आर नहीं लगाओगे वर्ब के रूप में, इसके साथ में आप इज का प्रयोग करोगे, है ना। राइस एंड करी एक अच्छा भोजन है ना, तो वहाँ पे इज लगाओगे आप। क्यों? क्योंकि राइस एंड करी जो है ना एक तरीके से आप कह सकते हो एक पर्टिकुलर आइडिया को अभिव्यक्त करता है ना, एक मिश्रित चीज़ है ये। तो इसी तरह से यहाँ पे क्लाइमेट प्रूफिंग लाइफ्स एंड ड्वेलिंग्स, कि भाई ऐसा जनजीवन या फिर ऐसा आवास जो कि वातावरण से मतलब किसी भी तरह के क्लाइमेट से सुरक्षित हो, इज़ अ हाई प्रायोरिटी नाउ, यह हमारी एक बड़ी, आप कह सकते हो कि यह हमारी उच्च प्राथमिकता है हमारी, क्या? कि ऐसा जनजीवन, ऐसा आवास जो कि क्लाइमेट से सुरक्षित हो। अ टास्क दैट वारंट्स, कि भाई क्लाइमेट प्रूफ जनजीवन हमें चाहिए, तो ये एक ऐसा काम है दैट वारंट, वारंट का मतलब होता है आवश्यक बना देना। देखो कई जगह कई मतलब होते हैं वारंट के ना, मैं वही मतलब बताता हूँ आपको जो वहाँ पे सटीक बैठ रहा है। वारंट का मतलब ये भी होता है आपकी तलाशी के लिए पुलिस वारंट जारी करती है। वारंट का मतलब ये भी होता है कि भाई वारंट का मतलब किसी चीज़ को उचित ठहराना, है ना, उसको भी वारंट बोलते हैं। कल आया था ना अनवारंटेड अरेस्ट, है ना, तो वो भी मतलब होता है। वारंट का मतलब ये भी होता है किसी चीज़ को आवश्यक बना देना। तो आप कह सकते हो कि क्लाइमेट प्रूफ जो जनजीवन है ये एक ऐसा काम है, ये हमारी हाई प्रायोरिटी है, और ये एक ऐसा काम है जो कि इस बात को आवश्यक बना देता है दैट वारंट्स अ मल्टी सेक्टोरल अप्रोच, कि अगर हम क्लाइमेट प्रूफ जनजीवन चाहते हैं तो उसके लिए हमें कई क्षेत्रों में जो है हमारे दृष्टिकोण को सुधारना होगा। दैट वारंट्स अ मल्टी सेक्टोरल अप्रोच, कि भाई एक अप्रोच से काम नहीं चलेगा, कई अप्रोच लानी होगी। कई अप्रोच से मतलब है कि सरकार को भी काम करना होगा, नागरिकों को भी काम करना होगा, जो हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है उसको भी काम करना होगा, जो हमारा आईएमडी मौसम विभाग है उसको भी काम करना होगा, है ना। तो ये सारे के सारे है ना मल्टी सेक्टोरल अप्रोच। टू बिल्ड, निर्मित करने के लिए। स्टर्डी होम, स्टर्डी का मतलब है कठोर, है ना, ठोस। स्टडी होम्स ऑफ सूटेबल डिज़ाइन, कि मतलब बहुत ही अच्छे डिज़ाइन किए हुए घर हमें निर्मित करने होंगे, कठोर डिज़ाइन के घर हमें निर्मित करने होंगे, है ना। आगे देखते हैं इसके अलावा और क्या है। क्रिएट, है ना, कि भाई टू बिल्ड, भाई हमें अप्रोच के अंतर्गत क्या करना होगा। एक तो हो गया कि भाई अच्छे डिज़ाइन वाले हमें कठोर घर बनाने होंगे। दूसरा क्रिएट एडिक्वेट स्टॉर्म शेल्टर्स, इसके अलावा हमें निर्माण करना होगा। एडिक्वेट का मतलब है पर्याप्त,
स्टॉर्म शेल्टर्स, कि पर्याप्त हमें ऐसे शेल्टर का मतलब है जहां आप शरण ले सको, कि भाई कहीं तूफान आया तो फिर आप शरण ले सको। ऐसे आपको क्या करने होंगे, एक तरीके से आपको आप कह सकते हो कि भाई ऐसे शरणगाह बनाने होंगे, प्रोवाइड कराना होगा, उपलब्ध कराना होगा। क्या? एक्यूरेट अर्ली वार्निंग्स, है ना, मैंने बताया ना सारी टीम मिलकर काम करेंगी तब जाके संभव हो सकता है। एक्यूरेट अर्ली वार्निंग्स, कि भाई कोई भी प्राकृतिक आपदा आने वाली है तो उसकी आपको सटीक चेतावनी उपलब्ध करानी होगी। एंड इंश्योर, और ये सुनिश्चित करना होगा आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, है ना, कि वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। किसके अगेंस्ट, किसके खिलाफ? कालामिटीज। कालामिटीज का मतलब होता है आपदा। अब देखो इसको भी आप याद रख सकते हो, कालामिटी को, ये CALAMITY, कालामिटी को कैसे याद रख सकते हो? काल, काल का मतलब तो जानते हो ना आप, काल ये है ना, काल क्या करता है, सबको मिटा के रख देता है, काला मिटी, है ना, कि भाई फला फला की मतलब मिट गया, वो क्यों मिट गया? क्योंकि काल के मारे मिट गया, है ना, काला मिटी। तो काला मिटी का मतलब है आपदा, है ना, बहुत ही आपदा क्या करती है, आपको मिटा डालती है। तो इस तरह से याद रख सकते हो इसको, काला मिट्टी को, है ना, कि भाई काला मिट्टी, काल का क्या काम है? मिटा देना, काल का काम है मिटा देना, है ना। तो कोई भी आपदा जो है वो आपको मिटा डालती है। तो इस तरह से इस काला मिट्टी को आप आपदा से जोड़ सकते हो, कि कोई भी आपदा आती है तो वो काला मिट्टी होती है, काल के समान होती है, मिटा डालती है आपको। तो हमें क्या करना होगा? वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध करानी होगी, है ना, कि भाई जो भी कई तरह की आपदाएं जो आती हैं ना, उन आपदाओं थ्रू इंश्योरेंस, किसके माध्यम से वित्तीय सुरक्षा हम उपलब्ध करा सकते हैं? थ्रू इंश्योरेंस फॉर प्रॉपर्टी एंड असेट। असेट का मतलब है आपकी संपत्ति, आपकी संपदा। तो जो संपदा है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, उसको इंश्योरेंस के माध्यम से लोगों को हमें वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध करानी होगी। तो ये सारे काम करने होंगे तब जाके हम जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि इस जो क्लाइमेट है ना, इसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं? जनजीवन को प्रूफ बना सकते हैं। गवर्नमेंट्स मस्ट राइज अप टू द चैलेंज। राइज अप, राइज का मतलब है खड़े होना, राइज अप टू का मतलब है इस स्तर तक उठ खड़े होना। गवर्नमेंट्स मस्ट राइज अप टू द चैलेंज, कि भाई सरकार के सामने जो चुनौती है, उस चुनौती से निपटने के लिए सरकार को उठ खड़े होना चाहिए, है ना। गवर्नमेंट मस्ट का मतलब है ये काम जरूर करना चाहिए, कि विभिन्न जो सरकारें हैं उन सरकारों को जरूर करना क्या करना चाहिए, कि जो चुनौती उनके सामने है उस चुनौती के सामने बिल्कुल उठ खड़े होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट एडिटोरियल, है ना।